नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार। विपिन करियर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के पहला चैप्टर प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जब आप किसी पुस्तक को खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि उसका जो पहला पेज है भूमिका में उस पूरी किताब का वर्णन दिया रहता है कि इसमें किन किन बातों का उल्लेख है, कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक उसी प्रकार जो संविधान का मूल आदर्श है वह प्रस्तावना में उल्लिखित है। प्रस्तावना केवल एक पेज में पूरे संविधान का एक सार है। तो इस तरह से जो है प्रस्तावना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो देरी न करते हुए आइए चलते हैं और प्रस्तावना के इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक, तो एक बार हम इसे पढ़ लेंगे। पढ़ने के बारे में इसमें जो वर्ड्स हैं इनके बारे में एक एक करके हम समझेंगे। हम भारत के लोग यानी जो प्रस्तावना है शुरू में ही यह लिखा गया है, हम भारत के लोग। इसका अर्थ ये है कि जो संविधान की शक्ति है वह हम भारत के लोग यानी हम में, भारत की जनता में ही निहित है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत क्या है? संपूर्ण, पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न है। यानी भारत पर जो है किसी भी विदेशी शक्ति का, विदेशी सत्ता का कोई प्रभाव नहीं है। अपना देश पूरी तरह क्या है, जो है प्रभुत्व संपन्न है। समाजवादी, यहाँ समाजवादी जो है अपनाया गया है, समाजवाद को अपनाया गया है। समाज में सब लोग बराबर हैं। पंथ निरपेक्ष, किसी धर्म को विशेष मान्यता नहीं दी गई है, सभी धर्मों को सम्मान किया गया है। लोकतंत्रात्मक यानी हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम अपने प्रतिनिधि को जो है चुनते हैं और हमारे प्रतिनिधि हमारी बातों को संसद में रखते हैं। गणराज्य का मतलब अपने देश, भारत देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत न होकर के क्या है, उनका निर्वाचन होता है और उनका निर्वाचन भारत की जनता ही अप्रत्यक्ष तरीके से करती है। हम अपने राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से करते हैं? हम जो है निर्वाचन करते हैं सांसदों का, और सांसद ही जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है यहाँ पे। सामाजिक, समाज में सबको न्याय मिलेगा। आर्थिक रूप से जो है सबको बराबरी मिलेगी, सबको न्याय मिलेगा। और राजनैतिक यानी राजनीतिक रूप से जो है किसी के साथ जो है अन्याय नहीं होगा। सबको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमीर, सबसे अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो सबसे गरीब व्यक्ति हो। तो 3 प्रकार के राजनैतिक न्याय की बात कही गई है। विचार, जैसे 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यहाँ पे 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार के जो है समानता की बात की गई है। प्रतिष्ठा की और अवसर की प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, इसी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है आंशिक रूप से भारतीय संविधान को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इन बातों का जो है उल्लेख उद्देशिका में, प्रस्तावना में किया गया है। आइए एक एक जो है शब्दों को हम विस्तार में समझते हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो उद्देश्य प्रस्ताव से आता है। प्रस्तावना का जो आधार है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान में प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में स्वीकृति की जो तिथि है 22 जनवरी, यानी इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसका परिणाम क्या रहा? यह प्रस्ताव आगे चल करके थोड़े बदलाव के साथ जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनता है। इसमें संवैधानिक प्रावधान एवं विदेशी स्रोत क्या क्या हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को तैयार करने के लिए विभिन्न देशों के संविधानों से महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल किया गया है। जैसे कि प्रस्तावना का जो विचार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। न्याय का जो आदर्श है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो 3 प्रकार के न्याय हैं वह रूस, जब पूर्व सोवियत संघ था, की क्रांति से लिया गया है। और स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का जो आदर्श है वह फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। ठीक है, तो ये विदेशी स्रोत हैं प्रस्तावना के। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तीसरा है प्रस्तावना की विषय वस्तु और मूल तत्व। प्रस्तावना संविधान के मूल दर्शन, शासन के स्वरूप और नागरिकों के अधिकारों को दर्शाती है। ये 3 चीज़ जो हैं, ये 3 बातें यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रस्तावना संविधान के क्या क्या? मूल दर्शन, शासन के स्वरूप और नागरिकों के अधिकारों को दर्शाती हैं। यह जो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। भारत की प्रकृति, भारत की प्रकृति क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि अपने देश के बारे में केवल 5 शब्दों में जो है अपने देश के बारे में उल्लेख कीजिए, अपने देश के बारे में बताइए, तो आप किन किन बातों का उल्लेख करेंगे? कि भारत क्या है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, यानी भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, किसी विदेशी सत्ता का यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। भारत पूरी तरीके से जो है स्वतंत्र है। समाजवादी, यानी भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसका उद्देश्य गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई अपना आधिकारिक धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? सेकुलर, यानी यहाँ पे राज्य का मतलब देश, भारत देश का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा। जैसे कि हमारे पड़ोसी जो देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि भूटान, श्रीलंका, इन देशों में एक जो है विशेष धर्म को मान्यता दी जाती है। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को, अफगानिस्तान जो अरब कंट्री है इस्लाम धर्म को यहाँ पे विशेष मान्यता दी गई है। तो ऐसा भारत में नहीं है। भारत में सभी धर्मों को जो है समान सम्मान दिया जाता है, किसी विशेष धर्म को विशेष मान्यता नहीं दी गई है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण और सम्मान प्राप्त है। लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जैसे हम विधानसभा और संसद में विधायकों और सांसदों का चुनाव करते हैं और सांसद विधायक हमारे जो कार्य हैं, हमारी बातों को संसद में, विधानसभा में पहुंचाते हैं। ठीक है। गणराज्य, रिपब्लिक, भारत क्या है? भारत एक गणराज्य है। इसका अर्थ है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, वह वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब मैं बता दूं आपको कि जैसे इंग्लैंड, जो ब्रिटेन है, वो क्या है? लोकतंत्रात्मक तो है, वहाँ पे चुनाव होता है, जनता जो है प्रत्यक्ष तरीके से सांसदों का चुनाव करती है।
लेकिन गणराज्य नहीं है। यानी वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह वंशानुगत होता है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष है उनका जो है भारत की जनता ही अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव करती है। आगे नागरिकों के अधिकार और आदर्श। प्रस्तावना में नागरिकों के अधिकार और आदर्श की भी बात की गई है। न्याय जो 3 प्रकार के हैं, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय में जाति, रंग, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय में आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। और राजनीतिक न्याय में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार होगा। जैसे कि सभी जो है भारतीय नागरिक जो 18+ के उम्र के हैं सभी को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो जितना भी अमीर हो, चाहे वो जितना भी गरीब व्यक्ति हो। सबके जो वोट का जो वैल्यू है वो समान है, ठीक है। तो ये आपका राजनीतिक अधिकार, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय का जो है ये 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता, यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। डायरेक्ट ये प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, अथवा कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, किन किन। जैसे यही तीनों जो है, इन तीनों में से कोई एक अलग दे देगा। यहाँ पे आर्थिक न्याय की जगह कुछ और दे देगा। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा गलत है, ठीक है। तो सीधे सीधे जो है आप याद रखना है, स्वतंत्रता में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। समता 2 प्रकार के समता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समता, अवसर की समता, ठीक है। बंधुत्व में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। 2 प्रकार की बंधुता की बात कही है यहाँ पे। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी भाईचारा। प्रस्तावना की जो है किस प्रकार से प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या महत्वपूर्ण न्यायिक वाद इसमें कौन कौन से हैं। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह प्रश्न आया कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, और यदि भाग है तो क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें जो पहला केस है बेरूबारी केस 1960, इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी तो है, लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तात्पर्य यह है कि जब प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है तो उसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी के केस में जो है यह निर्णय दिया, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने फैसले को बदलते हुए यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के तहत केवल इस प्रकार से किया जा सकता है कि जो संविधान का मूल ढांचा हो उस पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, ठीक है। मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर पे किसी प्रकार का नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तीसरा है SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः इस बात की पुष्टि की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया, ठीक। प्रस्तावना की प्रकृति का अर्थ क्या है, यह अप्रवर्तनीय है, यानी प्रस्तावना की प्रकृति अपरिवर्तनीय का मतलब इसका अर्थ यह है कि इन बातों को आधार बनाकर, प्रस्तावना में उल्लिखित बातों को आधार बनाकर कोई भी नागरिक सरकार के खिलाफ न्यायालय से सुरक्षा या आदेश प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। कानूनों पर प्रभाव या इसका महत्व, भले यह न्यायालय में लागू ना हो, यह न्यायालय में लागू नहीं होता है, ठीक है। इस पॉइंट का आप जो है विशेष ध्यान रखें।
लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। जब भी संसद या न्यायालय किसी कानून की व्याख्या में उलझते हैं तो प्रस्तावना के आधार पर ही कानूनों का सही अर्थ निकाला जाता है। यह कानूनविदों को सही रास्ता दिखाती है। विचारकों के महत्वपूर्ण कथन, इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना जो संविधान की जन्म कुंडली है। मुंशी जी ने क्या? मुंशी जी जन्म कुंडली देखते हैं, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। मुंशी जी ने क्या कहा कि मुंशी जी ने कहा प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसी प्रकार ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा कि यह आत्मा तथा आभूषण है। प्रस्तावना संविधान का आत्मा तथा आभूषण है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि संविधान को इन्होंने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज माना। N.A. पालकीवाला, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। जैसे स्कूल का आई कार्ड होता है वैसे ही संविधान का आई कार्ड है। प्रस्तावना के अन्य मुख्य तत्व क्या हैं? संविधान के शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोक से ही होती है। इसका अर्थ है यह स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान की जो अंतिम शक्ति है वह भारत की जनता में निहित है। ठीक, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की शक्ति किनमें निहित है। डायरेक्ट ये प्रश्न, ये लाइन आता है, तो इसका उत्तर क्या है? भारत की जनता। संशोधन की सीमा क्या है? 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है, लेकिन वह प्रस्तावना के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट या कमजोर नहीं कर सकती। यह फैसला केशवानंद भारती केस में आया 1973 में। ठीक है। डीपीएसपी, यहाँ पी है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। प्रस्तावना में जिस सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है उसे धरातल पर उतारने की जो जिम्मेदारी है वह संविधान के भाग 4 डीपीएसपी को दिया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रस्तावना के इस चैप्टर को पढ़ा। यदि आपको यह क्लास पसंद आया हो तो आप एक लाइक अवश्य कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।